हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, नेशनल न्यूज में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उसके द्वारा पास किए गए बिल, जो कि एक्ट बन गए या फिर ऐसे बिल जो अभी पास नहीं हुए हैं बट अंडर डिस्कशन है। अब देखिए, एक बात तो है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया, आपको पता होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया को इस साल 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं जनवरी में। ये यानी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के पास किए गए एक्ट्स, बिल्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल न्यूज में, क्योंकि ये गवर्नमेंट की किसी ना किसी पॉलिसी से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी साल फरवरी में हुआ एआई समिट। अब एआई समिट चौथे नंबर का था। अब इंडिया का एक मिशन भी है, इंडिया एआई मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये सब उसके साथ रिलेट करके पढ़ने वाली चीजें हुई। तो मैं आपको बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूं कि नेशनल न्यूज के अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज और गवर्नमेंट के एक्ट्स, गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पिछले साल से अभी तक में हमारे पास कुछ बेहद इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के पास किए गए एक्ट्स हैं, और सबसे पहला आपके सामने ये रहा। अब देखिए, एक फैलेसी ये हो सकती है, आपको ये लग सकता है कि यार देखो, क्लैट में तो केवल उसी साल के जनवरी से नवंबर तक के करंट अफेयर आते हैं, तो वही पढ़ता हूं, काम चल जाएगा। तो आप ये मिस कर देंगे। ये पिछले साल के दिसंबर में है, 2025 में, और ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्ट है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई लेफ्ट आउट वन वर्ड, एडवांसमेंट, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये बिल जब से आया है, ये जब से पास हुआ है, तब से हर महीने, दैट इज जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च 2026, ऑलमोस्ट हर महीने न्यूक्लियर की कोई ना कोई चीज न्यूज में रही है। जैसे अप्रैल में ही हमने पढ़ा था कि आपके यहां क्रिटिकलिटी रीच हो गई कलपक्कम में। कलपक्कम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में। उसमें आपके 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकंड स्टेज में क्रिटिकल पॉइंट रीच हो गया, मतलब चेन रिएक्शन चालू हो गया। तो शांति एक्ट के आने के बाद इंडिया में न्यूक्लियर की दर्जन भर न्यूज है। शांति एक्ट ने असल में पहले से चल रहे 2 कानूनों में चेंज किया था। एक था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जिसमें लिखा हुआ था कि भारत में न्यूक्लियर बिजली बनाना केवल पब्लिक काम है, दैट इज प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो अगर प्राइवेट कंपनी भारत में न्यूक्लियर बिजली नहीं बना सकती क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है, तो क्यों आएगी? तो नहीं आती थी, इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। दूसरा चेंज क्या किया गया? सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। कल को अगर सिविल लायबिलिटी अराइज हो, कल को कोई न्यूक्लियर हादसा हो जाए जिसकी वजह से लोगों को डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से हमको कंपनसेशन पे करना हो, तो वो कंपेंसेशन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी कितनी कितनी होगी? तो सीएलएनडी एक्ट यही हमको बताता था, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। और आई एम श्योर आपने टॉर्ट्स में एब्सोल्यूट लायबिलिटी तो पढ़ा ही होगा। अब ये एक्ट हमको कहता था कि भाई ऑपरेटर और सप्लायर, ऑपरेटर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है और सप्लायर जिसने वो सामान सप्लाई किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाने के लिए, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। हुआ ये कि शांति एक्ट के आने से एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जिसमें लिखा हुआ था भारत में बिजली बनाने का काम प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती न्यूक्लियर से, और सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज होता है तो उसकी लायबिलिटी ऑपरेटर और सप्लायर दोनों की होगी। इन दोनों एक्ट में चेंज किया गया। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में क्या चेंज किया गया? अब भारत में प्राइवेट कंपनी आ सकती है। अब वो एक्सक्लूसिवली पब्लिक काम नहीं रहा। भारत में न्यूक्लियर से बिजली बनाने केवल सरकार का काम नहीं रहा, एनटीपीसी वगैरह का। अब काम प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं। और सीएलएनडी एक्ट में क्या किया गया? ऑपरेटर की लायबिलिटी ज्यादा रखी गई, सप्लायर की कम। डिफाइन कर दिया दोनों की लायबिलिटीज को, और ऑपरेटर की ज्यादा है। उसके बाद आगे चलते हैं, वीबीजी राम जी। अब देखिए, ये भी ट्विस्ट, ये भी दिसंबर 2025 में आया। आपको लग सकता है कि भाई दिसंबर की तो करंट अफेयर, पिछले साल के दिसंबर की करंट अफेयर क्यों पूछेगा इस साल के क्लैट में? बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि पिछले साल का क्लैट होने के बाद ये आया है। और ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा पूरे इंडिया में, चाहे वो क्लैट की तैयारी कर रहा हो ना कर रहा हो, उसने मनरेगा ना सुना हो। मनरेगा एक भारत सरकार की स्कीम थी जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता था। उसी को रिप्लेस करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पिछले साल लॉन्च किया गया। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए। मनरेगा में 100 दिन का गारंटीड जॉब था, इसमें 125 दिन का है। मनरेगा में सेंटर और शेयर के बीच में 90 और 10 का डिवीजन था, मतलब मनरेगा जो स्कीम थी उसमें 90% पैसा सेंटर देता था, 10% स्टेट देता था। ये जब से आई है
60% पैसा सेंटर देगा, स्टेट 40 देगा, मतलब स्टेट का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया, स्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। तो 100 का 125, 90 का 60, 10 का 40। और एक चीज और की गई, 60 दिन तक नौकरी नहीं मिलेगी इस स्कीम में। 60 डेज का पीरियड रखा गया है जिसमें नौकरी नहीं मिलेगी वीबीजी राम जी में। क्यों? क्योंकि वो 60 दिन एग्रीकल्चर के लिए हैं। जब इंडिया में हार्वेस्टिंग और सोइंग का सीजन हो, उस समय एग्रीकल्चर में लेबर की बहुत डिमांड होती है काम करने वालों की, तो उनको वैसे भी नौकरी मिल जाएगी एग्रीकल्चर में। तो इसीलिए उस 60 दिन जी राम जी में नौकरी नहीं मिलेगी। बात समझ गए? उसके बाद बाकी विंटर सेशन के उत्ते जरूरी नहीं थे, लिस्ट है, देख लीजिएगा, आपको मिली जाएगी। अब आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करते हैं। देखिए, हाँ, ये रहा इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करता है एक्चुअली ये। अब बात यह है कि देखिए, इंडिया में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है इंडिया में, जो ट्रांसजेंडर लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस साल क्या हुआ, उसके सेक्शन 4 क्लॉज 2, ट्रांसजेंडर एक्ट के सेक्शन 4 क्लॉज 2 में चेंज किया गया। ये मार्च की न्यूज है बाय द वे। अगर आप लॉ प्रेप के स्टूडेंट हैं तो मार्च की क्लैट एक्सप्रेस ओपन करके देखिए, आपको मिल जाएगा। ट्रांसजेंडर एक्ट के सेक्शन 4 क्लॉज 2 में दिया हुआ था कि कोई ट्रांसजेंडर पर्सन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की पावर रखता है, वो अपने आप को खुद अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकता है। इस पावर को मॉडिफाई कर दिया गया, इस पावर को छीन लिया गया एक तरीके से, और बोला गया कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट नहीं है अब ट्रांसजेंडर पर्सन के पास, उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी अपना जेंडर बताने के लिए। यह बात बहुत कंट्रोवर्शियल रही, फंडामेंटल राइट से भी रिलेट करती है। और ट्रांसजेंडर के जजमेंट्स और लॉज कमेंट में जरा लिख के बताइए कि इंडिया में ट्रांसजेंडर राइट्स का सबसे बड़ा लैंडमार्क केस कौन सा है। सबकी जुबान पे होना चाहिए जो भी सीरियसली क्लैट की तैयारी कर रहा है। उसके बाद जरा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा। दो ऐसे बिल हैं मेरे दोस्तों जो कि न्यूज में तो रहे लेकिन अभी पास नहीं हुए। एक है 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और दूसरा है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मेरे दोस्तों, ये वाला तो अप्रैल के मंथ में आया और लैप्स भी कर गया। ये वाला लैप्स कर चुका है, बंद हो चुका है, डिफीट हो गया अप्रैल में। ये वाला पिछले साल से अभी तक डिस्कशन में चल रहा है, बल्कि 2026 के मॉनसून सेशन में यही चल रहा था डिस्कशन में। ये वाला बजट सेशन के आसपास अप्रैल में आया और अप्रैल में ही डिफीट हो गया। इसमें क्या चेंज है पहले समझिए। 130th वाले में लिखा हुआ है कि अगर किसी मिनिस्टर को, अब वो मिनिस्टर मेरे दोस्तों सेंटर का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, यूनियन टेरिटरी का हो सकता है, अगर किसी मिनिस्टर को 30 डेज के लिए, 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए, लगातार 30 टोटल नहीं बोल रहा हूं, 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए लगातार 30 दिन अगर अरेस्ट या डिटेन किया जाए, अरेस्ट या डिटेन किया जाए तो उसकी सीट चली जाएगी। हां, एक बात और, लेकिन कैसे अपराध में अरेस्ट या डिटेन किया जाए, तो किसी ऐसे क्राइम में विच इज पनिशेबल विथ एटलीस्ट 5 years और मोर पनिशमेंट। सो इफ अ मिनिस्टर is arrested or detained for consecutive 30 days for a crime which carries a punishment of at least more than 5 years, he will lose his seat. He may be central minister, he may be a state minister, he may be a minister of any union territory, for example Delhi, under article 239AA। तो कोई भी मिनिस्टर हो, 30 दिन अरेस्ट हो गया किसी ऐसे अपराध में जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा है, तो उसकी सीट चली जाएगी। ये बिल है। इसमें और भी एस्पेक्ट्स हैं, मैं अभी आपको बस बिल इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर देते हैं, बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स हैं जो एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन देते हैं और एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन देते हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनो, ये वाला आर्टिकल मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आ रहा है। ये वाला बिल, ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक।
ये वाला जो बिल आ रहा है ये मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करेगा अगर वो इन चीजों में, अगर 30 दिन के लिए लगातार अरेस्ट होता है किसी ऐसे अपराध में जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा है। ये वाला एमपी एमएलए के लिए नहीं है केवल। जरा सोचिए, लोकसभा में 543 मेंबर हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या सारे मिनिस्टर भी हैं? क्या सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर होते हैं? समझ गए आप बात को? आर्टिकल जो मैंने आपसे पूछे हैं उन आर्टिकल में दिया हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा वाले, स्टेट वाले एमएलए, वो कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे। और ये आ रहा है कि मिनिस्टर कब डिस्क्वालीफाई होगा, बात समझिए। अब आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131 ये तो लैप्स कर गया। अब ये लैप्स दो वजहों से किया। एक तो इसमें वुमेन्स रिजर्वेशन की बात की गई थी, और दूसरी बात इसमें डिलिमिटेशन की गई थी। दोनों ही चीजें डिफीट हो गई, दोनों ही चीजों को नहीं माना गया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2023 में 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी तक देयर हैव बीन अ टोटल ऑफ 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आपके संविधान के 106 संशोधन हो चुके हैं। जो 106th अमेंडमेंट है वही है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। इसमें क्या किया गया, 33% वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा में और विधानसभा में, सेंटर में और स्टेट में। और बोला गया ये जो 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये अभी से इफेक्टिव नहीं होगा, यानी 2023 में पास तो हो गया लेकिन 2023 से ही नहीं दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा, अगला डिलिमिटेशन होने के बाद। तो बस इसी साल ये बिल आया और इस बिल में बोला गया कि वुमेन्स रिजर्वेशन अभी से ही दे दो, अगले डिलिमिटेशन का वेट मत करो। और अभी से कैसे दे दो, बेस्ड ऑन द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। भारत का आखिरी सेंसस कब हुआ था, 2011। तो बोला गया यार अगले और सेंसस के बाद ही तो डिलिमिटेशन होता है। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, उसी को तो डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो बोला गया यार अगले डिलिमिटेशन का वेट मत करो, जैसा कि 2023 में ओरिजिनली बोला गया था 106 को पास करते समय। बोला गया तब तक वेट मत करो, एक काम करो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे ही दो बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसस। अब लास्ट सेंसस कब का है, 2011 का। तो उस सेंसस के डेटा के हिसाब से डिलिमिटेशन करके जितनी भी सीटें आती हैं उसका 33% दे दो फीमेल को। ये नहीं मानी गई बात। दूसरी बात क्या नहीं मानी गई, सरकार लगातार 1976 में पहली बार फ्रीज किया था 25 साल के लिए लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स को। फिर 2001 में फ्रीज किया था 84th अमेंडमेंट से, फिर से 25 साल के लिए। 2001 में 25 जोड़ो 2026 आ गया। अब फिर से फ्रीज नहीं कर सकते लोकसभा राज्यसभा की सीट, तो डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर में आंकड़ा छपा था इंडियन एक्सप्रेस में भी कि शायद 850 सीट हो जाएगी। अभी 543 है, मैक्सिमम 550 है लोकसभा की, बढ़ के मैक्सिमम 850 हो जाएगी क्योंकि आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ेगी तो लोकसभा और ये रिप्रेजेंटेटिव की सीट्स भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो अब इस साल डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि अगर हम आबादी के हिसाब से डिलिमिटेशन करेंगे तो फिर से साउथ की सीट्स कम हो जाएगी, नॉर्थ की ज्यादा होगी। लेकिन साउथ के स्टेट्स इंडिया की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये बात अजीब हो जाएगी। और एक बात और, सरकार ने कहा कि 131st अमेंडमेंट बिल में आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब डिलिमिटेशन करना है सेंसस के बाद। तो ये जो टर्म है आफ्टर ईच सेंसस, गवर्नमेंट का प्रोपोजिशन था कि इसको हटा दिया जाए। मतलब द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर अ सेंसस टू कंक्लूड इन ऑर्डर टू कैरी ऑन डिलिमिटेशन, मीनिंग thereby they can conduct a delimitation exercise without waiting for census. Now according to the constitution, originally what you are supposed to do, you are supposed to first conduct a census. After gathering the data of the census, you'll find out what is the population of the country, how much it has increased, how much it has decreased, and based on that data you can decide whether to increase the number of seats or whether to decrease the number of seats. So what basically happens is delimitation happens after census. The government was about to make a change, they were about to omit the words after each census.
मतलब सरकार जब चाहती तब डिलिमिटेशन कराती, इट वुड नॉट हैव टू वेट फॉर अ सेंसस टू हैपन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस साल के अभी तक के, एटलीस्ट अगस्त तक के सबसे इंपॉर्टेंट बिल और एक्ट्स को देखा। इनको और एक्सपैंड करके बार बार पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, और आपसे फिर से मुलाकात होगी तो फिर से हम कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी के साथ जरूर आएंगे।